जी हां, बात नेपाल की। नेपाल के साथ साजिशों का खेल खेल रहे चीन के सारे दांव दरअसल अब उल्टे पड़ने लगे हैं। नेपाल की राजनीति में शुरू हुई उठापटक की काट ढूंढने के लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। नेपाल की पॉलिटिक्स में खूबसूरती का जाल बनने वाले जिनपिंग का यह हथियार अब बेकार साबित हो रहा है और इसीलिए अब चीन ने नेपाल में अपनी राजनीतिक पहलवान को उतारने का फैसला किया है। तो आखिर कौन है चीन का यह पहलवान और नेपाल में चीन के खिलाफ कैसे मचा हुआ है घमासान, जरा देखिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नेपाल की राजनीति में घमासान, चीन उतारेगा अपना पहलवान। टूट गया खूबसूरती का मायाजाल, चीन चलेगा ताकत की नई चाल। जिनपिंग के खिलाफ गुस्से में जमाना, बेगानी शादी में चीन बना दीवाना। मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत के खिलाफ नेपाल को खड़ा करने की चाल चलकर बुरी तरह फंस चुका है चीन। चीनी साजिशों के चक्रव्यूह को नेपाल समझ चुका है। चीनी राजदूत हाओ यांकी का तिलिस्म नेपाल की राजनीति से उतरने लगा है और यही वजह है कि नेपाल के बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच चीन अब अपना हर वो दांव आजमा रहा है जिससे उसे थोड़ी बहुत भी जीत की उम्मीद है। और यही वजह है कि अब चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गुओ येझेऊ को काठमांडू भेजने की योजना बनाई है। गुओ को बीजिंग में सियासी पहलवान के तौर पर देखा जाता है और अपने राजनीतिक पहलवान से जिनपिंग को बड़ी उम्मीदें हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल की राजनीति में अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए वो भारत विरोध का सहारा ले रहे हैं। भारत के खिलाफ लगातार बयान दे करके, भारत के खिलाफ स्टेप्स ले करके, भारत के खिलाफ साजिशें रच के वो अपने आप को नेपाल की राजनीति में रिलेवेंट बनाए रखना चाहते हैं। नेपाल के राजनीति के अंदर वो एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में जो एक उनके विरोधी जो प्रचंडा का जो फैक्शन है वो उनके ऊपर लगातार दबाव बनाए रखा हुआ है। ओली सरकार जो है कोरोना की महामारी को भी डील करने में पूरी तरह से विफल रही है। चीन ने नेपाल में राजनीतिक हथकंडों को साधने की जिम्मेदारी अपनी खूबसूरत राजनायक हाओ यांकी को सौंप रखी थी, लेकिन नेपाल की संसद भंग होने, ओली को संसदीय दल के नेता पद से हटाए जाने और नेपाल में प्रचंड की ताकत बढ़ने के बाद हाओ यांकी का हुस्न कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। नेपाल में इसी साल मई में जब राजनीतिक संकट बढ़े थे तब चीन की राजदूत हाओ यांकी ने मामले को संभाल लिया था। जुलाई में दोबारा विवाद होने के बाद भी चीनी राजदूत के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया। संसद भंग होने के बाद भी हाओ यांकी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, हाओ यांकी ने ओली के विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी मुलाकात कर उन्हें साधने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने की सिफारिश के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नेपाल की राजनीति को एक बार फिर काबू करने के लिए चीन ने दोबारा चाल चलनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में चीनी अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गुओ येझेऊ 4 दिन के लिए काठमांडू पहुंचे हैं। उनके साथ 4 सदस्यों का एक चीनी प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद है। 4 दिन काठमांडू में रुककर चीन के पंच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चाइना नेपाल में ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क के माध्यम से बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और चाइना के प्रभाव में जो नेपाल की जो ओली सरकार है वो लगातार आती जा रही थी और लगातार उसने चाइना के हाथ में खेलने का काम किया है।
और नेपाल में चाइना अपना इंटरवेंशन बढ़ा करके नेपाल के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसको तो अपने कब्जे में ले ही रहा है, साथ ही साथ नेपाल को वो भारत विरोधी रुख पे जाने के लिए मजबूर भी कर रहा है। अब नेपाल में घमासान को लेकर चीन की असल चिंता के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल चीन की सीधी प्रतियोगिता नेपाल में भारत से है और चीन ने भारत के खिलाफ नेपाल को हथियार बनाने के लिए भारी निवेश किया है। नेपाल के पोखरा में चीन एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहा है। साथ ही काठमांडू में रिंग रोड का विस्तार करने के लिए भी चीन ने भारी भरकम निवेश किया है। भारत और नेपाल की सीमा पर सुरक्षा के नाम पर चीन अपनी तैयारियों में जुटा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण चीनी निवेशों को धक्का लगा है। सुरक्षा कारणों से भी चीन नेपाल के नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी में टूट के खिलाफ है। नेपाल की राजनीति में चीन इस तरह से कभी सक्रिय नहीं रहा। अब चीन इसलिए नाखुश है क्योंकि वो एनसीपी नेताओं के बीच गिव एंड टेक पर सहमति नहीं बना पाया है। ऊपर से लोग चीन का विरोध भी कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं सड़क पर, देखिए किस तरीके से ओली के इस निर्णय के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और शहरों में आंदोलन भी शुरू हो चुका है। नेकपा के दूसरे अध्यक्ष जो है उनके पक्ष की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, साथ ही विरोधी जितने भी राजनीतिक दल है उनके द्वारा भी आंदोलन जारी किया गया है। और किस तरीके से अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीन के हाथों ओली बिक चुके हैं और आंदोलन में किस तरीके से लोग उतरे हुए हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। अभी देखिए यही वो दृश्य है। अभी ये नेपाल के मुख्य बाजारों में इस तरीके का आंदोलन छिड़ा हुआ है और खास करके यह जो है आंदोलन ओली के इस रवैये के बाद जो है ये शुरू हो चुका है। हम अपना अधिकार खातिर आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग को मांग है जो संविधान में जो गलत किया है उसको सचियाओ, सबसे पहले वही मांग है। हमको हक अधिकार। अच्छा, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांग को लेकर के आ रहे हैं आंदोलन? केपी ओली के विरुद्ध हम लोग संसद विघटन किया है, उसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या किस तरीके से इन लोगों ने, क्या है इसके पीछे, किसका हाथ है ओली के पीछे? चाइना का षड्यंत्र है, ये सब चाइना का षड्यंत्र है। भारत के साथ नेपाल को सीमा विवाद में उलझाने वाले चीन को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा था जब सीमा विवाद पर भारत के खिलाफ बयान दे रहे ओली के तेवर अक्टूबर में नरम पड़ गए थे। नेपाल को होश में लाने के लिए भारत के कुछ राजनयिकों ने उनसे मुलाकात की थी। रॉ के मुखिया सुमंत गोयल, भारतीय सेना प्रमुख एमएन नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात के बाद ओली के तेवर ढीले पड़े थे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी मामले में दखल दिया था और इन सब के बाद नेपाल में चीन की साजिशों को लेकर जो आक्रोश पैदा हुआ है उसने आज चीन के माथे पर पसीना लौटाया। नेपाल के काठमांडू से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।